हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स की मैकेनिज्म। और आज जिस एंटी कैंसर ड्रग्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और ह्यूमन एपिडर्मल रिसेप्टर व सबटाइप 1 एंड सबटाइप 2 इनहिबिटर्स। ओके, इससे पहले हम एंटी कैंसर ड्रग्स में काफ़ी सारी ड्रग्स जैसे कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर टारगेटिंग ड्रग्स डिस्कस कर चुके हैं। और टारगेटिंग ड्रग्स की ही दूसरी कड़ी में हम आज EGF इनहिबिटर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो या कोई नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि EGF HER1 एंड 2 इनहिबिटर कौन कौन से हैं हमारे पास में। तो ये मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ वैसे। तो HER1 एंड HER2 इनहिबिटर्स यहाँ पर देखते हैं। HER इनहिबिटर्स में है जेफिटिनिब, इरलोटिनिब एंड सिटुक्सीमैब। एंड HER2 इनहिबिटर्स में हमारे पास में कौन सी ड्रग्स हैं? ट्रास्टाजुमैब। Okay, so the drug is trastuzumab and lepatinib. Okay, so these are the drugs. So इन्हीं ड्रग्स की हम पहले मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस ड्रग्स की मैकेनिज्म है वो क्या है। ये ड्रग्स अगेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती है। और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जो होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होता है। ओके, सो उसका मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही जब जनरल फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन क्लासेस जो हुई थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आप लोगों से टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की मैकेनिज्म थ्रू मॉडल डिस्कस की है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देखते हैं, क्या डिफरेंस है। तो आपको सभी को पता है कि टायरोसिन काइनेज जो इनहिबिटर्स होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पर्टिकुलरली ग्रोथ फैक्टर्स उनके साथ में एक्ट करते हैं। मींस ग्रोथ फैक्टर, ह्यूमन बॉडी में जो भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो उनके साथ एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमारे पास में EGF ग्रोथ फैक्टर है। ओके, सो दीज आर व्हाट EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जब यहाँ पर बाइंड होगा तो क्या होगा, तो ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है वैसे तो, कि ये स्ट्रक्चर है लाइक दीज आर व्हाट सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन हो गई हमारे पास में। और दिस वन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन, ड्रग बाइंडिंग, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। देन मिडिल पार्ट, ओके, देन इंट्रासेलुलर पार्ट। क्लियर एवरीवन? सो इस पर यहाँ पर जो हमारे पास में बाइंडिंग डोमेन है, यहाँ पर क्या होगा, EGF जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। यहाँ पर जब बाइंड करेंगे तो बाइंड करने के बाद में क्या होगा, देयर इज अ डाइमराइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, डाइमराइजेशन। ओके, डाइमराइजेशन हो गया। डाइमराइजेशन होने से क्या होगा, जो यहाँ पर ये टायरोसिन बाइंडिंग साइट है, टायरोसिन काइनेज TRK जो साइट है, टायरोसिन काइनेज बाइंडिंग डोमेन साइट जो है, यहाँ पर क्या होगा, फास्फोराइलेशन हो जाएगा। ओके, सो इट कॉज ऑटोफास्फोराइलेशन, यहाँ पर ऑटोफास्फोराइलेशन होगा। एंड फर्दर यहाँ पर और जो सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं लाइक SS2 प्रोटीन, SS2 डोमेन वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनका फर्दर क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ फास्फोराइलेशन होने के बाद में क्या होगा, फर्दर जो सेकेंडरी कैस्केड है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकेंडरी कैस्केड हमारे पास में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं यहाँ पर दो पाथवे फॉलो कर सकते हैं। जो साइक्लिक पाथवे हैं वो कौन कौन से पाथवे हैं, PI3K AKT पाथवे एज वेल एज RAS एंड RAF पाथवे। तो PI3 AKT पाथवे में क्या होगा, लाइक
प्रोटीन जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, ये सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ओके, अब सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो गया कि प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होने से फर्दर क्या होगा, PI3 फॉस्फोइनोसिटोल काइनेज 3 जो है वो फर्दर AKT के अंदर चेंज हो जाएगा एंड AKT जो है फर्दर एक्टिवेट करेगा mTOR को। क्लियर? यहां पर फर्दर अगर हम RAS एंड RAF पाथवे को देखें तो RAS एंड RAF विल एक्टिवेट MAC and MAC एक्टिवेट MAP काइनेज, माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, इसको एक्टिवेट करेगा एंड MAP काइनेज फिर ER काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। देन जो mTOR और ER काइनेजेस हैं वो दोनों क्या होंगे, दे एक्टिवेट न्यूक्लियस, दे इनसाइड जो है न्यूक्लियस के इनसाइड में ये क्या करेंगे, दे विल जनरेट, दे अफेक्ट द एपोप्टोसिस एंड प्रोलीफरेशन, ओके। सो प्रोलीफरेशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और एपोप्टोसिस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एपोप्टोसिस का मतलब आप सभी को पता है, यहां पर एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, और प्रोलीफरेशन का मतलब क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन और मींस सेल डिवीजन जो है होता है वो प्रोलीफरेशन होता है। तो सेल की ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है, सेल की ग्रोथ कराना और एपोप्टोसिस कम कराना। क्लियर? तो ये तो हो गया ग्रोथ फैक्टर का पाथवे। यहां पर हम अगर जेफिटिनिब की बात करें तो जेफिटिनिब किस तरह से एक्ट करेगी, जेफिटिनिब जो है इट बाइंड ऑन दिस टायरोसिन काइनेज साइट। ओके, सो ये टायरोसिन काइनेज साइट पर बाइंड करिए, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जेफिटिनिब जो है टायरोसिन काइनेज साइट पर बाइंड करती है, जबकि ज्यादातर जो जनरली जो ड्रग्स हैं वो कहां पर बाइंड करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर बाइंड करती हैं। ओके, so that is the difference between other HER1 drugs and HER2 drugs। जो रेस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं लाइक इरलोटिनेब हो गई, सेटुक्सीमैब हो गई, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर बाइंड करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन पर बाइंड करती हैं। ओके, ऑफ HER1 सब टाइप, and they trastuzumab and lapatinib also bind on extracellular ligand binding domain of HER2 subtype। okay, that is the difference। so यहां पर जेफिटिनिब क्या करेगी, जेफिटिनिब यहां बाइंड करके फर्दर ये वाला सारा कैस्केड जो है वो क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। और अगर ये ब्लॉक कर देंगी तो फर्दर क्या होगा, एपोप्टोसिस इंक्रीज हो जाएगा और प्रोलिफरेशन डिक्रीज हो जाएगा। और कैंसर के अंदर हम क्या चाहते हैं, क्योंकि कैंसर के अंदर क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ओके, सो ट्यूमर क्यों होगा, सो ट्यूमर के अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है। ओके, तो जेफिटिनिब क्या करेगी, जेफिटिनिब प्रोलिफरेशन को कम कर देगी, इसका मतलब ट्यूमर को कम कर देगी। तो यही हम चाहते थे। तो इस तरह से जेफिटिनिब जो है वो किस तरह के कैंसर को ठीक करेगी, पर्टिकुलरली दे आर ट्रीटिंग लंग कैंसर एंड जहां पर ग्रोथ फैक्टर EGF म्यूटेंट सेल्स जो होती हैं। ओके, अब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहां पर एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ करेगा, जब भी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के अंदर म्यूटेशंस हो जाएंगे। EGF जो फैक्टर है उसके अंदर अगर म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन होने से एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ होगी तो म्यूटेंट सेल पर ही EGF म्यूटेंट सेल जो होती हैं लंग्स के अंदर, तो वहां पर ये ड्रग्स इफेक्टिव होती हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। Now just looking on the pharmacological parameters of HER1 subtype inhibitor as well as HER2 subtype inhibitor। So हमारे सामने ये ड्रग्स हैं लाइक अगेन जेफिटिनिब, इरलोटिनिब, सेटुक्सीमैब, ट्रास्टुजुमैब एंड लेपाटिनिब। सो वन बाय वन हम सभी ड्रग्स का मैकेनिज्म एक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स है लाइक फार्माकोकाइनेटिक हो गया, एडवर्स इवेंट हो गया एंड यूजेस, वो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम जेफिटिनिब के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो जेफिटिनिब देखिए यहाँ इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है दैट इज ऑलमोस्ट 60%। ओके, एंड टी हाफ अगर हम इसकी बात करें तो टी हाफ इज 40 आवर्स। क्लियर? एंड द ड्रग मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है
So metabolism is through cytochrome P450 3A4 inhibitor. So cytochrome P450 and its subtype like 3A4 के थ्रू जो है इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और इसका मतलब ये हो गया कि जो इसके इंड्यूसर और इनहिबिटर्स जो होंगे उन सभी की एक्शन जो है इस पर इफेक्ट डालेगा, मीन्स ड्रग ड्रग इंटरेक्शन यहाँ प्रोड्यूस किए जाएंगे. नाउ लुकिंग फॉर ADRs. So what are the ADRs of this Zefitinib? Zefitinib का ADR लर्न करने के लिए हमें एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उस ट्रिक से आपको सारा लर्न हो जाएगा. ट्रिक हमारी क्या है? इंडिया लंग सार. तो यहाँ पर आप देखिए I4 हो जाएगा हमारे पास में इचिंग, N4 हो जाएगा नोजिया, एंड डिया मीन्स है डायरिया. ओके, लंग मीन्स हो जाएगा आपके पास में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर. एंड एस मीन्स जो है हमारे पास में इंक्रीज इन सीरम ट्रांसअमीनेज. सो इट इज इंक्रीज इन सीरम ट्रांसअमीनेज. ओके, सीरम ट्रांसअमीनेज हो गया. A4 जो है दैट इज एनोरेक्सिया, एंड R4 मीन्स रैशेस. ओके, सो R फॉर रैशेस. तो इस तरह से इंडिया लंग ऐसे R से आपको क्या लर्न हो जाएगा, सारे इसके एडवर्स इवेंट लर्न हो. इफ यू आर लुकिंग ऑन द यूजेस, सो अगर आप यूजेस देखें, यूजेस क्या है, सो ड्रग्स जो कहाँ पर यूज आ रही है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में ये यूज आ रही है. ओके, एंड द लंग कैंसर मस्ट बी EGF पॉजिटिव, EGF म्यूटेंट केस, म्यूटेंट पॉजिटिव केस. ओके, EGF म्यूटेंट पॉजिटिव केस होना चाहिए. एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर नॉन स्मोकर लंग कैंसर एज वेल एज वुमन लंग कैंसर्स cases, okay, which are mutant positive, EGF mutant positive cases. Okay, however the drug is less effective in non mutant cases of EGF. Clear everyone? और उसके अलावा यहाँ पर जो ड्रग है Zefitinib also useful in cisplatin plus docetaxel failure cases of lung cancer, metastatic lung cancer. Okay, so we are using in नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर. ओके, बट आपको ये याद रखना है कि EGF म्यूटेंट पॉजिटिव केसेस में ही यूज आ रही है, एंड EGF म्यूटेशन जहां पर नहीं है वहां पर ये ड्रग जो है लेस इफेक्टिव है. नाउ लुकिंग फॉर इनलोटिनेब जो है ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल है. ओके, एंड अगर हम इसके केवल ADR को डिस्कस करें और रेस्ट ऑफ द प्रोफाइल आर मोर ओवर सिमिलर टू Zefitinib, बस जो डिफरेंस था वो मैकेनिज्म एक्शन में बाइंडिंग साइट का डिफरेंस था, वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. यहाँ पर ADR भी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर ADR, बट जो हिपेटिक डिसफंक्शन है वो और कॉज करेंगी हिपेटिक डिसफंक्शन. क्लियर, हिपेटिक डिसफंक्शन कॉज करेंगी. तो जहाँ पर भी अगर ऑलरेडी पेशेंट में हिपेटिक डिसफंक्शन है तो वहाँ पर इनलोटिनेब को यूज नहीं किया जाए. सो वेयर वी आर यूजिंग, so use are similar to Zefitinib, okay, but we are using it with the combination of gemcitabine. So ilotinib plus gemcitabine is useful for
मेटास्टेटिक लंग कैंसर, मेटास्टेटिक lung cancers. Okay, the rest of the profile are similar to Zefitinib. Now looking on Cetuximab. अब Cetuximab की अगर हम बात करते हैं, यहाँ Cetuximab जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है. सो दिस इज काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. ओके, जहां पर भी सफिक्स में मैब अगर आ जाता है तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है. अब अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की बात करें तो टी हाफ जो है इसका 77 to 188 आवर्स है. ओके, क्लियर. एंड अगर एडीआर की हम बात करें तो एडीआर क्या क्या होगा इस ड्रग के, सिमिलर लाइक अदर Zefitinib, लाइक रैशेस, डायरिया एंड नोजिया. क्लियर. बट जो स्पेसिफिक एडीआर है वो क्या है इसके, हाइपोमैग्नीशियमिया. इट इज कॉजिंग व्हाट, हाइपोमैग्नीशियमिया. एंड द अदर एडीआर इज एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन, एनाफाइलेक्टोइड reaction. So these are the important ADR but the rare ADR. Clear. So common ADR rashes, diarrhea, nausea as well as itching, और आप लिख सकते हैं क्लियर, इचिंग और कॉज करती है. अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि क्या इसके यूजेस हैं फॉर मेटास्टेटिक स्क्वोमस sarcoma of head and neck. Okay, so we are using this drug for metastatic squamous sarcoma of head and neck cases. Clear everyone? Now looking for trastuzumab की अगर हम बात करें तो ये HER2 सबटाइप इनहिबिटर्स हैं एंड दिस इज ऑल्सो मैप, सफिक्स यहाँ पर मैप है तो आप इसे समझ जाइए कि ये भी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है. एंड ट्रस्टजुमैब ऑल्सो बाइंडिंग टू एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन. ओके, अब यहाँ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की अगर हम बात करें और यहाँ पर अगर हम टी हाफ देखें तो टी हाफ इसका जो है वो क्या है, 6 days. तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टी हाफ है. अगर 6 days नंबर टी हाफ हो गया इसका मतलब द ड्रग कैन बी यूजफुल वीकली डोजेस. सो यहाँ पर ये इसको हम वीकली जो है सिंगल डोज दी जाएगी पूरे 1 हफ्ते के दौरान. क्लियर. और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जनरली क्या होती है, आईवी फॉर्मुलेशंस में दी जाती हैं. अगर हम एडीआर्स की बात करें, एडीआर्स क्या क्या होंगे इस ड्रग के, सो सिमिलर एडीआर्स वही हैं ऑलमोस्ट लाइक जो एडीआर्स हैं लाइक क्या हो गया, रैशेस हो गया, डायरिया हो गया. ओके, एंड इचिंग, हेडेक. इसके इंपॉर्टेंट एडीआर्स क्या है जो कि इसकी डोज का लिमिटेशन करते हैं, मीन्स इसको ट्रीटमेंट को रोकना पड़ सकता है, तो वो है कार्डियक साइड इफेक्ट. ओके, सो द इंपॉर्टेंट एडीआर आर व्हाट, कार्डियक एडीआर. सो कार्डियक एडीआर में क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन डिसफंक्शंस हो गए. कार्डियोमायोपैथी करती हैं, ये कार्डियोमायोपैथी कॉज करती हैं. एंड CHF ऑल्सो दे आर कॉजिंग. ओके, तो CHF भी ये क्या कर रही हैं, CHF कॉज कर रही है. दीज आर द एडवर्स इवेंट. तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, देखिए आप इसका नाम देखिए, ट्रस्टाजुमैब. ट्रस्टाजुमैब मतलब ट्रस्ट हम जिस पर करते हैं, तो ट्रस्ट हम दिल से किस पे करते हैं, कभी भी हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो मन से, दिल से ट्रस्ट करते हैं. तो दिल से बात है, दिल की बात आई, हार्ट की बात आई, तो इसका मतलब कार्डियक एडवर्स इवेंट जो है इसके काफ़ी खतरनाक है. ओके, नाउ यूजेस की हम बात करते हैं, यूज कहाँ करेंगे इस ड्रग को. सो वी आर यूजिंग दिस ड्रग इन ब्रेस्ट कैंसर spread to lymph node
Okay, but the cases must be ER or PR, ER and PR negative cases. Okay, so trastuzumab is useful for breast cancer spread to the lungs, lymph node, but specifically ER और PR negative cases में इसको use किया जा. Now second point important is what? That is we are using in HER2 over expressed cases. जहां पर भी HER2 सब टाइप जो है ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाएगा तो वहां पर इसको यूज किया जाएगा. तो यहां पर ब्रेस्ट कैंसर में भी क्या है, ऐसे आप याद रख सकते हैं HER हर को हम वुमेन्स के लिए यूज करते हैं. तो यहां पर ब्रेस्ट कैंसर आप उससे लर्न कर सकते हैं HER2. तो जहां पर 2 आएगा, 2 सब टाइप हो गया, और यहां पर B अल्फाबेटिकली में ABCD के अंदर B जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है. तो इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं. क्लियर एवरीवन कि B फॉर ब्रेस्ट हो गया और 2 मतलब जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है. तो HER2 सब टाइप और HER वी आर यूजिंग फॉर वुमेन्स. तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो. नाउ लुकिंग ऑन लेपाटिनिब जो है that is it is 4 anilinoquinazoline derivative, 4 anilinoquinazoline derivative. Okay, clear, and it is a synthetic compound and the parameter are almost similar. अगर हम पीके पैरामीटर की बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन जो है इसका वो वेरिएबल है. ओके, एंड टी हाफ अगर हम इसका देखें तो द टी हाफ इज 14.2 hours. ओके, एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ दिस ड्रग इज 99%. क्लियर. नाउ ADR की अगर हम बात करें तो ADR ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्रास्टजुमैब, बट यहां याद रखने वाली बात क्या है, कार्डियक मायोपैथी और कार्डियक साइड इफेक्ट्स आर लेस देन ट्रास्टजुमैब. सो लेस कार्डियक ADR. यहां पर लेपाटिनिब को कहां यूज किया जा सकता है, वो कैंसर पेशेंट जिनको कि ऑलरेडी कार्डियक एडवर्स इवेंट्स हैं तो वहां पर इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि कार्डियक एडवर्स इवेंट ट्रास्टजुमैब ज़्यादा कॉज कर रही है और लेपाटिनिब कम कॉज कर रही है. तो अगर हम यूजेस देखें तो यूजेस भी सिमिलर है. ओके, यूजेस आर सिमिलर, वही केसेस होंगे, उसी केसेस में यूज आएंगे, बट ER एंड PR जो है पॉजिटिव केसेस में यहां पर यूज किए जाएगी. क्लियर. तो यहाँ नेगेटिव केसेस में यूज की जा रही है और यहाँ पर पॉजिटिव केसेस में यूज की जा रही है. क्लियर एवरीवन. सो होपफुली आपको ये कंपैरेटिवली जो मैंने डिस्कस की है सारी HER1 सब टाइप एंड HER2 सब टाइप इनहिबिटर्स, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, ये समझ में आ गई होगी. Hello everyone, now it's time for question round from anti-cancer drug HER1 and HER2 subtype inhibitors. Okay, question number 1, which of the following drug is HER1 inhibitor? A. Dasatinib, B. Lapatinib, C. Trastuzumab and D. Zafitinib. Question number 2, which of the following drug is used to treat HER2 overexpressed cases of breast cancer that spread to lymph node? A. Dasatinib, B. Cetuximab, C. Trastuzumab and D. Zafitinib. Question number 3, which of the following HER2 inhibitor has a higher cardiotoxicity? A. Lapatinib, B. Trastuzumab, C. Lapatinib and Trastuzumab both have equal cardiotoxicity. D. Lapatinib and Trastuzumab both do not cause cardiotoxicity. Question number 4, true statement for Zafitinib is: A. It is used for EGF mutant cases of non-small cell lung cancer. B. Lung cancer of non-smoker can be treated by Zafitinib. C. Zafitinib show less effectiveness in EGF non-mutant cases of lung cancer. D. All are correct. Question number 5, side effect of Zafitinib is: A. Anorexia,
B. Interstitial lung disorder. C. Increase in serum transaminase. D. All are correct. So I already given answer of all of these question in my lecture. So go through with the lecture and answer in the comment box. यहाँ मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.